Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is capacity to contract. Guys, we are basically discussing Section 12 of the Indian Contract Act. In this video, I will be discussing Section 12 of the Indian Contract Act which deals with soundness of mind at the time of entering into a contract. अगर आप मेरी previous videos को नहीं देख रहे हो on Indian Contract Act, please go and watch those videos क्योंकि this is my part 5 on capacity to contract. ये चैप्टर काफ़ी लंबा था तो इसमें हमने इसको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड किया था. इन माय वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ बेसिकली डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सेक्शन 11 हमें क्या कहता है कि एनी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी इंसान केपेबल है of entering into a contract if he is of the age of majority according to the law to which he is subject. That person is of sound mind and is not expressly disqualified from contracting according to the law to which he is subject. तो गाइस जो इसका पहला पॉइंट है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ. जो मेरे प्रीवियस 4 पार्ट्स हैं वो इसी पॉइंट पे हैं. जो पहला पॉइंट है मेजॉरिटी पे है. उन वीडियोस को देखना, आपको ओवरव्यू समझ आएगा कि इस चैप्टर का मीनिंग है क्या. उसके बाद इस वीडियो को देखना बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो ऑन दिस चैप्टर. because today we are going to cover section 12 also, it means हम soundness of mind को भी cover कर लेंगे और इसके साथ साथ हम disqualified from contracting topic को भी cover कर लेंगे. It's a very short topic. तो this is going to be my last video on this chapter. So इसको देखने से पहले उन videos को ज़रूर देखना. And guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please मेरे channel को अभी subscribe कर दो. And I promise to provide you best content videos on this platform. Moreover guys, if you enjoy learning with me and you find it easy to grab concepts when I teach, please like all my videos and let me know in the comment section. So guys, let's get started. अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 को. सेक्शन 12 बहुत ईजी है. बेसिकली सेक्शन 11 से ही हमें सेक्शन 12 समझ आता है. सेक्शन 11 हमें क्या कहते हैं कि कौन कौन सा ऐसा इंसान है जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है. अब उसमें ये लिखा है कि वो इंसान जो अनसाउंड माइंड का है वो इंसान केपेबल नहीं है. वैसे सेक्शन 11 कहता है कि अ पर्सन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड इज़ केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. इट मीन्स जो अनसाउंड माइंड का होगा वो केपेबल नहीं होगा. नाउ व्हाट इज मेंट बाय साउंडनेस ऑफ माइंड वो हमें पता लगता है सेक्शन 12 से. तो आपको सेक्शन 11 को समझने के लिए सेक्शन 12 को भी समझना ज़रूरी है in greater detail. So we are going to discuss soundness of mind along with a few case laws. अब section 12 कहता है कि what should be the state of mind in order for a person to enter into a valid contract. अगर दो लोग एक valid contract करना चाहते हैं, उस contract की validity के लिए according to section 10, according to section 11 of the Indian Contract Act, it is very important that those two people must be competent to contract. और कॉम्पिटेंसी में साउंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करती है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय साउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू मेक इट वैलिड. राइट, वो वैलिड कब होगा? तो साउंडनेस ऑफ माइंड कहती है कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. गाइज, इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम व्हेन अ पर्सन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट, that person must be capable of understanding all the material terms and conditions of the contract. He must be able to form a rational judgment so as to give effect to his interests. कहने का मेरा मतलब ये है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे, एट दैट मटीरियल टाइम, उस टाइम पे जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे जो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दोनों में से कोई भी पार्टी हो सकती है, दैट पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. पहली बात तो क्या है, कॉम्पिटेंट कैसे होगा? अगर वो साउंडनेस ऑफ माइंड है. अब साउंडनेस कब होगी? जब वो क्या होगा, ही इज़ केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल द मटीरियल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इट मीन्स हर एक चीज़ जो आपके सामने लिखी है आपको उसी तरीके से समझ आनी चाहिए जिस तरीके से लिखी है. मोरओवर यू शुड बी एबल टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट. रैशनल जजमेंट का मतलब होता है कि अ लॉजिकल जजमेंट, यानी कि क्या जो चीज़ आपके सामने रखी है एज एन ऑफर जो आगे कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेटली राइपन होगी, क्या वो आपके लिए फेवरेबल है, क्या वो आपके हित में है, क्या वो आपके इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है या नहीं. इट मीन्स जो इंसान को ये नहीं समझ आ रहा कि उसके सामने क्या रखा है, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. ना तो उसको बस समझ आ रहा है कि क्या लिखा है, ऑल द मटीरियल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ना ही इज़ एबल टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट. रैशनल जजमेंट मीन्स
एक लॉजिकल जजमेंट कि क्या जो चीज़ उसके सामने लिखी है क्या वो उसके बेनिफिट के लिए है या नहीं है। अगर उसे नहीं समझ आ रहा, अगर वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, इट मीन्स एट दैट मटीरियल टाइम दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। वो साउंडनेस है ही नहीं उसके माइंड में, राइट। अगर वो साउंड नहीं होगा, इफ़ ही इज़ नॉट साउंड एट माइंड, इट मीन्स उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर उस इंसान को कुछ नहीं समझ आ रहा, इट मीन्स ही इज़ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। और जो इंसान इनकेपेबल होता है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, उसके साथ आप जो मर्जी कॉन्ट्रैक्ट कर लो वो क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। गाइज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। हम एक केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, उसका भी वर्डिक्ट यही आया कि वो केस लॉ का वर्डिक्ट ये था कि दैट इंटायर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो जब आप इनकेपेबल हो, राइट, यू आर अनसाउंड, यू आर नॉट फिट फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो हाउ कैन यू एंटर इनटू इट, राइट। और अगर आपको धोखे में रख के या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो वो क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। ठीक है, तो हम इन सिचुएशंस को भी स्टडी करेंगे। अब बहुत बार व्हाट हैपेंस इज एट द टाइम, अब हम कहते हैं एट द टाइम व्हेन यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस टाइम की सिग्निफिकेंस क्या है, वो टाइम इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अलॉट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि एक इंसान यूजुअली क्या होता है, साउंड माइंड का होता है। यूजुअली आप ठीक होते हो, यूजुअली यू आर ऑफ साउंड माइंड, बट ओकेजनली देर आर सम पीपल जो अनसाउंड हो जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रंकनेस। ड्रंकनेस की सिचुएशन में क्या होता है कि एक इंसान को कुछ समझ नहीं आता, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग इन हिज सराउंडिंग्स, मोर ओवर ही इज इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट सो एज टू प्रोटेक्ट हिज इंटरेस्ट्स। समझते हो, मानते हो इस चीज़ को। इट मीन्स जो ड्रंकनेस की सिचुएशन होती है वो क्या होती है कि यूजुअली अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ही बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ओकेजनली आप अनसाउंड माइंड की हो जाती हो ड्रंकनेस की सिचुएशन में, या कई बार व्हाट हैपेंस इज कि अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीज, मेंटल डिसीज है, तो बीच बीच में उसको टेम्पर्स आते हैं। इट मीन्स जिस टाइम पे वो इंसान ठीक नहीं है, वैसे वो ठीक होता है लेकिन ओकेजनली बीच बीच में जब वो ठीक नहीं होता तो उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान मेंटली नहीं ठीक वो कभी कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, वो कर सकता है। दैट पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड जब उसकी स्टेट ऑफ माइंड ऐसी है कि उसको समझ आए उसके सामने क्या रखा है। यानी कि एक ड्रंकर्ड पर्सन जो है वो अपनी स्टेट ऑफ ड्रंकनेस में, सिचुएशन ऑफ ड्रंकनेस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इज इट। सो व्हेन यू आर गुड एट माइंड, when you are sound at mind and you are able to understand all the material terms and conditions of the contract and you are able to form a rational judgment so as to protect your interests, it means आप उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो एट द टाइम का बहुत सिग्निफिकेंस है कि जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस टाइम पे आप साउंड होने चाहिए। ओकेजनली चाहे आप अनसाउंड रहते हो, यानी कि या तो आप ड्रंकनेस की सिचुएशन में रहते हो हाफ ऑफ द डे, या फिर यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल डिजीज, राइट। अब इसका वैसा वर्सा भी होता है। कई बार क्या होता है कि ओकेजनली व्हाट हैपेंस इज, अब जैसे ओकेजनली बंदा ठीक होता है बट नॉर्मली उसका जो साउंडनेस ऑफ माइंड है वो नहीं होती है। कभी कभी तो बंदा ओकेजनली अनसाउंड हो जाता है, बट समटाइम्स बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी कभी ही ठीक होते हैं और बहुत टाइम पे वो अनसाउंड होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का पर्सन है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जिस टाइम पे वो ठीक है उसको हम ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं। आपको एक टर्म देखने को मिलेगी विच इज़ ल्यूसिड इंटरवल। ल्यूसिड इंटरवल का मतलब होता है कि जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होती है, ठीक है, जब एक इंसान यूजुअली इज ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ही इज ऑफ साउंड माइंड, तो जिस इंटरवल में, जिस टाइम पीरियड में वो साउंड माइंड का होता है उस टाइम पीरियड में वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इट मीन्स ही इज केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग उसके ल्यूसिड इंटरवल में, उस टाइम पीरियड में जब वो बिल्कुल ठीक है, इज इट। अब गाइज आपको समझ आए कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट उसका सिग्निफिकेंस ये है कि जिस टाइम पे आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो बस उस टाइम पे आप ठीक होने चाहिए। यू शुड बी साउंड एट माइंड, आपको सब समझ आना चाहिए, केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डजेंट मैटर आप ओकेजनली अनसाउंड हो या फिर आप यूजुअली अनसाउंड माइंड के पर्सन हो, राइट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। और हम इसके लिए भी केस लॉ डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये पॉइंट समझ आए। केस लॉ हमारे पास क्या आता है विच इज़ चैको वर्सेज महादेवन 2007। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ पर्सन, इस इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी वर्थ बहुत महंगी प्रॉपर्टी इस इंसान ने अपनी बहुत महंगी प्रॉपर्टी फॉर अ वेरी पेटी अमाउंट, बहुत ही थोड़े पैसे में दूसरे इंसान को बेच दी। अब जब इसकी फैमिली ने, ठीक है, कहा कि ये जो प्रपोजल है इसको रिवोक किया जाए क्योंकि ये वैलिड नहीं है, इसका रीज़न क्या है, उन्होंने कहा कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड एल्कोहलिक साइकोसिस। एल्कोहलिक साइकोसिस नाम की एक प्रॉब्लम से ये इंसान सफ़र कर रहा है। इट मीन्स जिस टाइम पे इस इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ किया था उस टाइम पे उसकी मेंटल कंडीशन नहीं ठीक थी। इट इज़ अ मेंटल डिसीज़।
इट मीन्स उनके पास मेडिकल प्रूफ भी था, मेडिकल प्रूफ प्रॉपर था, जिस चीज़ से कोर्ट को ये एविडेंस मिला, एक प्रूफ मिला कि सच में ये इंसान मेंटली इनकॉम्पिटेंट है टू कॉन्टैक्ट। मेंटली इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप केपेबल नहीं हो मेंटली टू एंटर इनटू अ कॉन्टैक्ट। इट मीन्स यू आर ऑफ अनसाउंड माइंड। और इस इंसान की फैमिली ये प्रूफ कर पाई कोर्ट के सामने विथ प्रॉपर एविडेंस, मेडिकल सर्टिफिकेशन शो किया उन्होंने कोर्ट को, यानी कि ऑनस ऑफ प्रूफ, जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा ऑफ प्रूविंग मेंटल इनकॉम्पिटेंसी और प्रूविंग अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो किस पे रहेगी? प्लेंटिफ्स पे रहेगी। प्लेंटिफ को प्रूफ करना है, ऑनस ऑफ ऑनस ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ पे रहेगा टू प्रूव कि उनका जो पेशेंट है दैट पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। इसकी फैमिली प्रूफ कर पाई कि जो ये एग्जीक्यूशन करी है इस इंसान ने सेल डीड की, इसको वॉइड कर दिया जाए। वॉइड क्यों कर दिया जाए? बिकॉज जिस टाइम पे उस इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया था इसके साथ, ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो साउंड माइंड का नहीं था, ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इतनी महंगी प्रॉपर्टी जब आप थोड़ी अमाउंट पे बेचोगे तो कोर्ट के सामने ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसाई, ऑन द फेस ऑफ इट ये शो होता है कि वो इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम में डेफिनेटली है, तभी उसको टर्म्स एंड कंडीशन समझ नहीं आ रही है, ही इज़ नॉट एबल टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट। रैशनल जजमेंट का पॉइंट समझ आया कि अब वो जो जजमेंट भी नहीं लगा पा रहा कि उसको उसके प्रॉपर्टी वर्थ कितने रुपीज़ में बेचनी होगी ताकि उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। ही इज़ इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। इट मीन्स ये क्या है? रेस आइप्से लॉकिचर है। रेस आइप्से लॉकिचर का मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, वो चीज़ अपने लिए खुद बोलती है। अगर आपको रेस आइप्से लॉकिचर भी जानना है तो आप लिख सकते हो रेस आइप्से लॉकिचर, आप मेरी लॉ ऑफ टॉट्स की प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो, उसमें आपको दिखेगा रेस आइप्से लॉकिचर। इस पॉइंट को मैंने इन डेप्थ विद केस लॉज डिस्कस किया है, बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है। इसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ और द इवेंट टेल्स इट्स ओन स्टोरी। अब यहाँ पे पूरा इवेंट अपनी खुद ही स्टोरी बताता है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी वर्थ इतने लैक्स की प्रॉपर्टी आप थाउजेंड्स में बेचते हो, तो इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली है। और इसकी फैमिली कोर्ट में ये प्रूफ कर पाई, तो यहाँ पे कहा गया कि ये पूरी की पूरी अग्रीमेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वॉइड हुआ। ये वॉइड क्यों है? बिकॉज द पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे वो कॉम्पिटेंट नहीं था टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू साउंडनेस ऑफ हिज माइंड एज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट गाइज वी मूव ऑन टू ड्रंकनेस ऑफ माइंड। अब मैंने आपको बताया ना कि कई बार क्या होता है कि एक तो ल्यूसिड इंटरवल, यानी कि आप नॉर्मली आप अनसाउंड माइंड के हो, लेकिन कभी कभी आप ठीक हो जाते हो, उसको हम ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट ड्रंकनेस ऑफ माइंड, ड्रंकनेस ऑफ माइंड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे यूजुअली आप साउंड माइंड के होते हो, लेकिन ओकेजनली व्हेन यू आर ड्रंक, उस टाइम पे आप इन कॉम्पिटेंट हो जाते हो टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ड्रंकनेस ऑफ माइंड को भी इट इज ट्रीटेड एट पार विद इंसेनिटी। इंसेनिटी क्या होती है? जो इंसान इंसेन होता है, यानी कि ल्यूनेटिक होता है, इज इट? तो ड्रंकनेस ऑफ माइंड भी है ना, जब एक इंसान ड्रंकर्ड होता है तो उस इंसान को भी हम कहते हैं हिज सिचुएशन इज ट्रीटेड एट पार विद इंसेनिटी। समझ रहे हो कि उस इंसान को भी कोर्ट इंसेन पर्सन ही मानता है जिसको कुछ समझ नहीं आता। इट मीन्स जब आप एक ड्रंकनेस की सिचुएशन में किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली क्या होगा? वॉइड होगा। वो वॉइड ही होगा क्योंकि ड्रंकनेस इज ऑल्सो treated at par with insanity, and when you are insane, when you are lunatic, it means you are incapable of understanding what is happening in your surroundings. So वहाँ पे आप definitely क्या हो? not competent, आप incapable of entering into a contract. ऐसा ये केस लॉ हुआ which is अशफाक कुरैशी वर्सेस आयशा कुरैशी 2010। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ हिंदू गर्ल, एक हिंदू गर्ल की शादी कराई गई विद अ मुस्लिम बॉय। नाउ व्हाइल द निकाह सेरेमनी वाज गोइंग ऑन, उस टाइम पे पता लगा कि दिस हिंदू गर्ल शी वाज इंटॉक्सिकेटेड। इट मीन्स इसको इंटॉक्सिकेट किया गया। जब उस गर्ल को इंटॉक्सिकेट किया गया तो आप यहाँ पे समझ रहे हो इस पॉइंट को कि शी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, एंड शी इज़ मेड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज विदाउट हर कंसेंट, क्योंकि शी इज़ इंटॉक्सिकेटेड एट द टाइम निकाह सेरेमनी वॉज गोइंग ऑन। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि सिंस हर फैमिली, ये हिंदू गर्ल की जो फैमिली थी, दे वर एबल टू प्रूव, ऑनर्स ऑफ बर्डन इन्हीं पे रहेगा, प्लेंटिफ्स पे, सिंस दे वर एबल टू प्रूव कि दिस गर्ल वॉज इंटॉक्सिकेटेड, उसको इंटॉक्सिकेट किया गया था एट द टाइम ऑफ निकाह सेरेमनी। इट मीन्स इसको भी क्या कहा गया? कोर्ट ने वॉइड कहा। वॉइड अगैन वही कि यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ ड्रंकनेस एंड ड्रंकनेस इज ट्रीटेड एट पावर विद इंसेनिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेंटल इनकॉम्पिटेंसी का। मेंटल इनकॉम्पिटेंसी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मेंटल इनकॉम्पिटेंसी का मतलब है व्हेन यू आर नॉट मेंटली कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। कब नहीं हो? जब आप अनसाउंड माइंड के हो। इट मीन्स अब यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन आती है। एक तो होता है
insane person, insane or lunatic person. But एक साइड we talk about an idiot person. दो चीज़ें होती हैं, एक होता है idiot और एक होता है insane और lunatic person. Guys, जो idiocy होती है ना, it is a congenital disease. Congenital disease का मतलब होता है जो by birth किसी को होता है, तो congenital disease is idiocy. It takes place because of lack of brain development. जिस बच्चे की brain development नहीं होती in his childhood, उसको जो congenital disease होता है ना, वो होता है idiocy. It means जो बंदा idiot है वो तो कभी भी contract नहीं कर सकता. जब उसकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई तो उस केस में कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचती कि वो कभी साउंड होगा कभी अनसाउंड होगा. नहीं, वो हमेशा ही क्या होगा, अनसाउंड माइंड का ही होगा जो इडियट होगा, क्योंकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुई, प्रॉपर डेवलपमेंट डिड नॉट टेक प्लेस. तो वो एक कॉन्जेनिटल डिसीज है. दैट पर्सन इज डिवॉइड ऑफ एनी फैकल्टी ऑफ थिंकिंग. वो कुछ सोच समझ नहीं पाता, तो वो तो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. बट इफ आई टॉक अबाउट इंसेनिटी ऑफ माइंड, राइट, इफ़ आई टॉक अबाउट ल्यूनेटिक, ठीक है, इंसेन और ल्यूनेटिक पर्सन कौन होता है, जिसको क्या रहता है, कोई उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती, उस इंसान को कोई ना कोई मेंटल डिजीज़ होता है. अब जो मेंटल डिसीज़ होगा वो किस तरीके का होगा, राइट, वो कभी आप साउंड हो कभी आप अनसाउंड माइंड की हो. इट मीन्स जो इंसेन ल्यूनेटिक पर्सन होगा वो क्या होगा, वो अपने ल्यूसिड इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. इडियट पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ एनी फैकल्टीज ऑफ थिंकिंग. बट इफ़ आई टॉक अबाउट अ पर्सन जो इंसेन है या ल्यूनेटिक है, वो अपने ल्यूसिड इंटरवल में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. ओनली ल्यूसिड इंटरवल. ल्यूसिड इंटरवल का मैंने मतलब बताया, जिस टाइम पे आप, ल्यूसिड इंटरवल मतलब जिस टाइम पे आप साउंड माइंड के हो. यूजुअली आप अनसाउंड होते हो, लेकिन जिस टाइम पे बाई चांस आप साउंड माइंड के हो गए तो उस टाइम पे यू आर capable of entering into a contract as per Section-12 of the Indian Contract Act. Is it guys? तो ये हो गया. नेक्स्ट इज अ वेरी शॉर्ट पॉइंट विच इज डिस्क्वालिफाइड. अब मैंने आपको बताया कि सेक्शन 11 में आता है कि पीपल हु आर एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट. इट मीन्स जो इंडिया में रहता है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की जो हमारी प्रोविजंस हैं उससे गाइडेड होगा, उससे वो क्या होगा, उसको फॉलो करना होगा. तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कुछ ऐसे लोगों की हमें लिस्ट्स प्रोवाइड करता है जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इट मीन्स एक्सप्रेसली दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब ऐसे कौन लोग होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? अगर हमने कर लिया इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स वो भी क्या होगा, हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. अब वो लोग कौन होते हैं? सबसे पहले तो हमारे रहते हैं एनिमी एलियंस. कई ये पॉइंट्स बहुत ही इजी हैं, हम इनको क्विकली कर लेंगे. एनिमी एलियंस का मतलब होता है, देखो एलियंस कौन होते हैं? जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी नेशनैलिटी इंडियन नहीं है. हर एक कंट्री के लिए एलियन पीपल वही होंगे हु बिलोंग टू सम अदर कंट्री. इट मीन्स नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो विद एलियंस ऑल्सो. यानी कि कोई भी एक इंडियन जिसकी नेशनैलिटी नहीं है, कोई बाहर का इंसान इंडिया में है या फॉर दैट मैटर इंडिया के बाहर है, कहीं पे भी है, बट उसकी नेशनैलिटी अगर इंडियन नहीं है तो डेफिनेटली बीइंग एन इंडियन सिटीजन आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. बट ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ पीस, जब दोनों देशों के बीच में पीस है, शांति है. बट अगर आप एनिमीज बन गए, वर्डिंग क्या, एनिमी एलियंस, एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप एनिमीज बन चुके हो, व्हेन वॉर हैज़ ब्रोकन आउट बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों देशों के बीच में लड़ाई हो चुकी है, तो उस टाइम पे आप किसी भी एनिमी एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. जो आपका एनिमी एलियन होगा उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ड्यूरिंग द टाइम वॉर इज गोइंग ऑन, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जैसे कि हमारे फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं या हेड्स होते हैं. अब ये पॉइंट क्या है कि जो फॉरेन डिप्लोमैट्स होंगे वो बहुत ही हाई रिप्यूटेड पोजीशन के लोग होते हैं. बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट, हम लोग उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर हम करेंगे भी तो उसमें भी हमारा लॉस है. रीजन बीइंग दोज पीपल जो फॉरेन डिप्लोमैट्स हैं, जो फॉरेन एम्बेसडर्स हैं, हेड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दोज पीपल इफ वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम तो दे कैन स्यू अस, वो हमें स्यू कर सकते हैं फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. बट हम लोग उनको स्यू नहीं कर सकते हैं. अगर हम उनको स्यू करना चाहते हैं तो हमें हमारी गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन लेनी होगी. तो थोड़ा अजीब है, हम क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके साथ, ठीक है. इट मीन्स इन अ वे और दी अदर हम लोग ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करेंगे तो उसमें हमारा लॉस है. दोज पीपल कैन स्यू अस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, बट वी आर इनकेपेबल ऑफ स्यूइंग देम so long as government has not given a sanction to us. जब तक गवर्नमेंट हमें सैंक्शन नहीं देगी कि हाँ आप उनके खिलाफ केस फाइल करो, हम नहीं कर सकते. तो ये हमारे भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता. तो इन अ वे और दी अदर वी आर डिस्क्वालिफाइड
फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग विद देम और दे आर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग विद अस, किसी भी तरीके से ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कॉन्विक्ट्स। कॉन्विक्ट्स का मतलब होता है पर्सन हु हैज़ बीन हेल्ड गिल्टी ऑफ अ क्राइम, उसने कुछ गलत किया एंड ही हैज़ बीन हेल्ड गिल्टी और अब उसकी पनिशमेंट स्टार्ट हो चुकी है। अब जब वो उसकी पनिशमेंट स्टार्ट हो चुकी है तो ही विल डेफिनेटली बी इम्प्रिजन्ड। अब जब वो प्रिजन में है तो वो किसी के साथ भी उस टाइम के दौरान जब वो प्रिजन में है किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसी भी इंसान के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर हम बात करते हैं कॉन्विक्ट की, कॉन्विक्ट का मतलब है जिसको इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है, अ पर्सन हु हैज़ बीन हेल्ड गिल्टी। ऑब्वियसली जब वो प्रिजन में है तो ही इज़ इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक आता है पॉइंट मैरिड विमेन का। अब मैरिड विमेन वैसे क्या है कि मैरिड विमेन आर केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट ऑन बिहाफ ऑफ देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। जो उनकी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी यानी कि जो स्त्री धन है, विमेन की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है, विद रिगार्ड्स टू दैट प्रॉपर्टी शी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट वो अपने हस्बैंड के प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते विद एनीबडी। तो वो एक शी इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। हस्बैंड की प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वो नहीं कर सकती। येस, विद रिगार्ड्स टू हर ओन सेपरेट प्रॉपर्टी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। फिर हमारे पास बहुत ही पॉइंट ईजी है जिसमें हम वी टॉक अबाउट प्रोफेशनल पीपल और वी टॉक अबाउट कंपनीज। अब जैसे कि जो हमारी कॉर्पोरेशंस होती हैं, राइट, कंपनीज होती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC, राइट, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, ये कंपनीज क्या हैं, दीज कॉर्पोरेशंस नेवर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। पर्सनल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो ये कभी नहीं कर सकते, राइट। और इफ आई टॉक अबाउट प्रोफेशनल पीपल, फॉर एग्जाम्पल आई टॉक अबाउट एडवोकेट्स, आई टॉक अबाउट डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन की बात कर लो, एडवोकेट्स की बात कर लो, तो ये भी लोग क्या हैं, दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एडवोकेट्स के लिए अलग से बार काउंसिल्स एक्ट है 1971। इसी तरीके से जो हमारे प्रोफेशन में डॉक्टर्स आते हैं उनके लिए भी एक इंडियन मेडिकल करके कोई इनका भी एक लॉ आता है। इट मीन्स इफ़ आई से चाहे हम कॉर्पोरेशंस की बात करें, कॉर्पोरेशंस आर गवर्न्ड बाय कंपनी लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के जो प्रोविजंस हैं वो उनको अप्लाई नहीं करते। इसीलिए दोज पीपल, चाहे वो कॉर्पोरेशन है चाहे वो प्रोफेशनल पीपल हैं, सिंस वो इसके पर्व्यू में नहीं आते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने उनको एक्सप्रेसली डिस्क्वालीफाई किया है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, बिकॉज इसके प्रोविजंस उनको नहीं अप्लाई होंगे। दे हैव देयर ओन सेपरेट एक्ट्स, राइट। वो आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं तो उनके खुद के अलग से सेपरेट एक्ट्स बना दिए गए हैं एंड दे विल बी गवर्न्ड बाय दोज रिस्पेक्टिव एक्ट्स। कंपनी लॉ फॉर कॉर्पोरेशंस, एडवोकेट्स के लिए आई हैव टोल्ड यू बार काउंसिल 1971, वो भी एक एक्ट बनाया गया। उसी तरीके से हर एक प्रोफेशन में अपने अपने एक्ट्स होते हैं एंड दे आर गवर्न्ड बाय दोज एक्ट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के प्रोविजंस वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं, इसीलिए इस एक्ट ने उन्हें क्या किया है, डिस्क्वालीफाई किया है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। आई होप गाइस आपको समझ आया। हमने सेक्शन 12 डिस्कस कर लिया विद 2 केस लॉज एंड आई हैव टोल्ड यू पीपल हु आर एक्सप्रेसली डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड गाइज टुडे वी आर डन विद कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर। इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्लीज़ एक पार्ट देख लेना सो एज टू गेट अ डीपर एंड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। आई हैव एक्सप्लेन इट ब्यूटिफुली एंड आई विल बी कमिंग अप विद more interesting topics in my upcoming videos. So stay tuned guys, keep learning, stay safe and bye bye.